नमस्कार, न्यूज नाइट के इस अंक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम तमाम देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को आपके साथ साझा करते हैं। उसके साथ ही साथ आपको बताते हैं कि किस तरह से सियासत बदल रही है दुनिया भर में और किस तरह से नए नए गठबंधन ढूंढे जा रहे हैं। तो इस आलोक में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस की यात्रा की। 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं प्रधानमंत्री। साइप्रस की यात्रा उनकी कंप्लीट हुई है। कनाडा के लिए वो निकले हैं। G7 शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज नाइट में। इसके साथ ही साथ बात होगी जनगणना की। 2027 में जो जनगणना होनी है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और उसके किस तरह से वो आगे बढ़ेगी। तो महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर भी हम आपको बताएंगे। पिछले 14 महीनों में सबसे कम जो थोक महंगाई की दर है वो पहुंच गई है। इसके क्या है मायने, क्या है संदेश, ये भी आपसे बात करेंगे। और अगर आखिर जब बात होगी तो इजराइल और ईरान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसकी भी चर्चा होगी। इस पर भी विस्तार से बात होगी तमाम देश दुनिया की खबरें। स्पोर्ट्स की बात करेंगे कि सेंसेक्स कहां जा रहा है और इसके अलावा साहित्य से भी खबरें होंगी, फिल्म जगत से भी खबरें होंगी। न्यूज नाइट पे सबसे पहले हेडलाइंस। साइप्रस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ विभिन्न विषयों पर करेंगे बातचीत। पीएम मोदी ने आतंकवाद के विरुद्ध समर्थन के लिए साइप्रस का जताया आभार। कहा, नया अध्याय लिखने का स्वर्णिम अवसर। पीएम मोदी को प्रदान किया गया साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए जारी की अधिसूचना। 2 चरणों में कराए जाने का ऐलान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से, तो बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से होगी जनगणना। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। मई में 14 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची है थोक महंगाई। व्यापार घाटे में भी आई कमी। और ईरान और इजराइल के बीच घमासान जारी। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा को बनाया निशाना। इजराइल से तेहरान के आसमान पर कब्जे का किया दावा। तो साइप्रस की अपनी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए निकल चुके हैं और शीघ्र ही वो कनाडा पहुंचेंगे और उसके बाद उनके कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। तो किस तरह से ये पूरा जो ये यात्रा है ये रही है, इसके विषय में आपको बताएंगे। जो G7 शिखर सम्मेलन है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको ये भी बताएंगे कि G7 शिखर सम्मेलन आखिर क्यों है इतना महत्वपूर्ण। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार को जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता यहां रॉकी माउंटेन्स ऑफ अल्बर्टा में मिले तो युद्ध G7 के एजेंडे को डोमिनेट करता रहा। सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चलता हुआ युद्ध ही नहीं, अब इजराइल और ईरान के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है वो एजेंडे पे छाया रहा। G7 सम्मेलन को लेकर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहते हैं कि सदस्य देश वैश्विक शांति और सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा करें। लेकिन G7 में पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और रूस यूक्रेन का संघर्ष हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. सदस्य देश जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर एकमत नहीं है। वो सिर्फ तनाव को कम करने को लेकर एक संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत है। ऐसे में कनाडा संयुक्त बयान के बजाय
अध्यक्षीय विवरण जारी करने की कोशिश में है। वहीं G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत, यूक्रेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश 17 जून को हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में कनाडा में होंगे। वे G7 देशों व अन्य देशों के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और नवोन्मेष को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ये 6वीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन NA शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, अल्बर्टा, कनाडा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिन की साइप्रस यात्रा का अंतिम दिन दोनों देशों के बीच नए क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने वाला रहा। पीएम मोदी के इस दौरान साइप्रस के निकोसिया स्थित राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने निकोसिया में राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडीस से बातचीत की। ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को साफ दर्शाती है। भारत और साइप्रस की मित्रता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न परिस्थितियों से बना हुआ और न ही सीमाओं से बंधा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि इस समय की कसौटी पर बार बार परखा गया है और हर दौर में दोनों देशों के बीच सहयोग, सम्मान और समर्थन की भावना को जीवंत रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में आपसी व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष, स्वास्थ्य, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु न्याय जैसे विषयों पर विस्तार से बात की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश अपनी साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोड मैप बनाएंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोड मैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। पीएम मोदी ने कहा कि साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। उन्होंने बताया कि दोनों देश एक पारस्परिक, लाभकारी,
भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देश मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम करेंगे। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साइप्रस द्वारा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्ष को लेकर दोनों देशों ने चिंता व्यक्त की है। दोनों ही देशों ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की बात कही। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस ने पहलगाम हमले के बाद भारत के आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान का समर्थन किया। प्रधानमंत्री की जो यात्रा है साइप्रस में, ये पहली यात्रा है जो हाल के बहुत ही कायराना जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, और मैं सार्वजनिक तौर पर एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि साइप्रस गणराज्य का पूरा समर्थन है भारत के साथ। हम भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई में। आतंकवाद के हर रूप से लड़ना है। आतंकवाद को हम स्वीकार नहीं कर सकते। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं ताकि हम सुरक्षा प्रदान कर सकें आपके नागरिकों को। 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने राजधानी निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ हिस्टोरिकल सेंटर की छत से शहर को देखा। गौरतलब है कि 70 के दशक में साइप्रस पर तुर्की ने आक्रमण करके इसके 35% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। इसमें राजधानी निकोसिया का आधा हिस्सा भी शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने हिस्टोरिकल सेंटर की छत पर जाकर तुर्की, पाकिस्तान, आतंकवाद और विस्तारवाद को कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा से जहां एक ओर भारत और साइप्रस के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिली, वहीं यूरोप के साथ भविष्य के संबंधों की नींव भी पड़ी। साथ ही दोनों नेताओं ने आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में एक कड़ा संदेश दिया है। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। और साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकरियोस से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस ने प्रदान किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के तौर पर वे इसके महत्व को समझते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों की सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी का यह 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उन्हें इससे पहले भी विदेश दौरों पर वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान उनके व्यक्तिगत करिश्मे से देश के साथ कई महत्वपूर्ण आयाम जुड़े। उनकी कार्यशैली की मुरीद पूरी वैश्विक बिरादरी पीएम मोदी का हमेशा सम्मान करती है, जिसकी एक बानगी साइप्रस में भी तब देखने को मिली जब उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस III से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है। ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और
वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक 23 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां के राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बहुत अहम मानी जा रही है। साइप्रस की ये यात्रा है। साइप्रस छोटा सा देश है और कई बार लोग कह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का वहां जाने का क्या मायने है, लेकिन इसके बहुत गंभीर और बहुत विशेष मायने हैं। इसको समझने की जरूरत है कि साइप्रस में पीएम मोदी की यात्रा के आखिर मायने क्या हैं और इसके क्या अर्थ निकाले जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा संदेश, कूटनीति और रणनीति पिछले 23 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा है। तो समझ सकते हैं कि इसका महत्व आखिर क्या है, साइप्रस जाना आखिर क्यों जरूरी था। साइप्रस की यात्रा प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि रणनीतिक है। इसके जो कूटनीतिक संदेश हैं वो पूरी दुनिया भर में जा रहे हैं। भारत भूमध्य सागर और यूरोप में रिश्तों को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश में जुटा हुआ है और अब तमाम देशों के साथ में रिश्ते नए तरीके से परिभाषित किए जा रहे हैं और ऐसे में साइप्रस इस रणनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। साइप्रस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है क्योंकि एक तरह से वो यूरोप का गेटवे कह रहा है भारत उसको, और वो गेटवे के तौर पर साइप्रस इसकी भूमिका निभा रहा है और इस पूरी रणनीति में वो एक बड़ी धुरी बन रहा है भारत के लिए। साइप्रस 2026 की शुरुआत में ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी भी संभालेगा।
तो साइप्रस कितना महत्वपूर्ण हो जाता है यूरोप के लिहाज से, यह भी समझने की जरूरत है। भारत ने साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बल यानी कि जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी, और जब साइप्रस पर टर्की का अटैक हुआ था तो उसमें भी जो भारतीय पीस कीपिंग फोर्सेस के लोग थे जो उसका हिस्सा थी, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 भारतीय सैन्य अधिकारी यूएन मिशन के प्रमुख रह चुके हैं। तो यह बात भी बार बार कही जा रही है और इस बात को लेकर के साइप्रस बहुत कृतज्ञ है भारत का, इस बात को वो बार बार कह चुका है। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए यूएन पीस कीपिंग मिशन में का मैंडेट जो है वो जनवरी 2026 तक बढ़ाया जा चुका है, और ऐसे में वहां पर जो भारतीय हिस्सेदारी है पीस कीपिंग फोर्सेस में वो वहां पर मौजूद रहेगी। अब इसका तुर्की पाक गठबंधन का सीधे जवाब दिया जा रहा है, यह कहा जा रहा है साइप्रस पहुंचने का। ये बात समझिएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम की यह पहली विदेश यात्रा है, इससे मैसेजिंग भी दिया गया है सीधे तौर पर। साइप्रस जाने का मतलब क्या है, क्योंकि तुर्की के साथ उनका संघर्ष है। साइप्रस दौरा तुर्की के लिए भारत का सीधा सीधा संदेश है कि आखिर आप समझिए कि जिस तरह से आप पाकिस्तान के साथ गठजोड़ कर रहे थे, तो हम साइप्रस के साथ खड़े हैं पाक तुर्की गठबंधन पर। यह यात्रा एक स्पष्ट कूटनीतिक जवाब है। साइप्रस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, तो तुर्की ने साइप्रस के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। लगभग 35% हिस्से पर तुर्की ने कब्जा कर रखा है 1974 से। 50 वर्ष हो गए। भारत ने कब्जे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन मिशन का समर्थन किया है। भारत लगातार इसको गलत ठहराता रहा है। उसने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका पालन किया जाना चाहिए। और मोदी क्रिस्टोडोलिड्स की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें यह संदेश साफ तौर पर दिया गया कि यह युग युद्ध का नहीं शांति का है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि किस तरह से दोनों देश एक साथ आए हैं, यह कूटनीतिक रिश्ता है। और साइप्रस जिस तरह से भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार बना है और किस तरह से वो पाकिस्तान और टर्की को संदेश दे रहा है, यह भी समझने की जरूरत है। तो यह आज हमारी पूरी चर्चा का विषय होगा। हमारी विशेष चर्चा का विषय भी इसी पर रहेगा। साइप्रस में पीएम मोदी, संदेश, सहयोग और कूटनीति, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय रहेगा। साइप्रस में पीएम मोदी, संदेश, सहयोग, कूटनीति। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ भास्वती मुखर्जी जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। भास्वती मैम, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले इस बात को समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बताया अभी एक एक्सप्लेनर के जरिए कि आखिर साइप्रस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर साइप्रस क्यों गए प्रधानमंत्री। जिस तरह से एक आज के समय में नए रिलेशंस गढ़ने की कोशिश की जा रही है, दुनिया के तमाम देश नए परमुटेशन कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, उस लिहाज से भी और एक पुराने सहयोगी के तौर पर कितना महत्वपूर्ण है साइप्रस का दौरा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2002 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी होके प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब के साथ साइप्रस गई थी। उसके बाद में कोई इंडियन प्रधानमंत्री साइप्रस नहीं गए। हालांकि साइप्रस हमारे बहुत क्लोज अलाई है शुरू से ही और बहुत सपोर्ट दिया। अब जो हमारे प्रधानमंत्री पहले देश गए बाहर, भारत के बाहर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइप्रस गए, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये देश साइप्रस में तुर्की ने शुरू से बहुत तंग किया जी। साइप्रस को पार्टीशन करवाया, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस बनवाए आधे साइप्रस को जी। और उसमें वो अपने तुर्किश सिटीजन्स को सेटल करवाए ताकि ये हिस्सा कभी रीयूनाइट नहीं हो सकता है साइप्रस के साथ। और ये टीआरएनसी को रिकॉग्निशन कोई देश नहीं दिया पाकिस्तान के अलावा। आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान टर्की के क्या रिलेशन है। ऐसे बैकग्राउंड में जब हमारे प्रधानमंत्री साइप्रस गए हैं, जनवरी से साइप्रस ईयू के प्रेसिडेंसी बनेंगे और उन्होंने मोबिलिटी एग्रीमेंट के बारे में कहा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि मोबिलिटी एग्रीमेंट होनी चाहिए कि हमारे लोग यूं जा सकते हैं जैसे उनके लोग यहाँ आ सकते हैं। तो उनके प्रेसिडेंसी होंगे 2026 पे और उसी टाइम पे हम लोग ये एग्रीमेंट ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे
और आज इन्होंने कहा कि वो मोबिलिटी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि जैसे आपने कहा था कि साइप्रस के स्ट्रेटेजिक सिचुएशन क्या है, वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि कल को हमारे नेवी अगर हमें कोई डिफेंस एग्रीमेंट चाहिए साइप्रस के साथ, साइप्रस के स्ट्रेटेजिक पोजीशन हालांकि छोटी मुल्क है, बहुत इम्पोर्टेंट है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, और क्योंकि साइप्रस और ग्रीस के साथ हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में हम लोग वहां पर जब भी चाहिए हम उनकी मदद ले सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे बताया गया कि हमारे एक पुरानी ऐतिहासिक लिंकेजेस है, वहाँ योगा बहुत पॉपुलर है, हमारे टूरिस्ट जाते हैं, वो लोग भी यहाँ आते हैं, और ये जो साइप्रस ने जो उनके सबसे ग्रैंड ऑनर दिया हमारे प्रधानमंत्री को, ये बहुत कम फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट को देते हैं। ये तो मतलब बहुत ही जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऑनर है 140 करोड़ भारतवासियों के, इतने ब्यूटीफुली कहा, ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये ऑनर बहुत कम हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट को मिला है। और मैं सोचती हूँ कि यहाँ से वो जा रहे हैं सीधा G7, जहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, और यहाँ से जा रहे हैं जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं 6 महीने में, तो इस विजिट के सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है। और EU के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, साइप्रस के विजिट के बाद में वो रिश्ते भी और स्ट्रेंथन होंगे। जी, एक बात जिस तरह से कही है कि EU में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात साइप्रस ने कही कि वो उठाएगा, पहलगाम हमले की निंदा की, ये कहा कि हम आपके साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर तरह से आपके साथ खड़े हुए। ये कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में, जब भारत बता रहा है कि हम आतंकवाद के टारगेट हैं, हम उसके खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, हम अपने नागरिकों को सुरक्षा दे रहे हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपने देखा होगा कि साइप्रस ने कभी भी पाकिस्तान के साथ भारत को हाइफेनेट नहीं किया, कभी भी, शुरू से। और उनके जो सपोर्ट है इंडिया के लिए 100% सपोर्ट है। और आप लोगों ने जो दिखाया ना कि वो पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया की क्या रोल है, इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब PRNC बने तब भी हम लोगों ने उनको फुल सपोर्ट दिया, क्योंकि वो एक पीस लविंग देश को टर्की ने डिवाइड कर दिया, पर फिर भी हम लोगों ने फुल सपोर्ट दिया साइप्रस को, और इन रिटर्न उन्होंने शुरू से यूरोपियन यूनियन के अंदर की मीटिंग में भी उन्होंने शुरू से कंडेम किया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडिया के ऊपर हमला, ये जो हुआ पहलगाम में वगैरह। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, आप सोचोगे कि कोई इंडियन बोल रहे हैं, उनका सपोर्ट लेवल ऐसा है कि आप सोचोगे अगर आप आंख बंद करो कि ये साइप्रस है या कोई इंडियन बोल रहे हैं, उनका सपोर्ट ऐसे है, फंडामेंटल सपोर्ट और बिल्कुल दिल से। तो ये जो देश है, इनके साथ तो रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन करना चाहिए। और इतने साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री गए, तो मैं तो सोचती हूँ कि हर 4-5 साल ऐसे मुल्क जो हमें इतना सपोर्ट दिया है शुरू से, वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतने बड़े देश भारत के प्रधानमंत्री आए और रहे G7 के मीटिंग के पहले, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जेस्चर है तुर्की के खिलाफ, क्योंकि ये तो डेफिनेटली 100% तुर्की मीडिया। दरअसल मैं ये समझना भी चाह रहा था कि तुर्की को और पाकिस्तान को खास तौर पर क्या संदेश है इस यात्रा से, इसके क्या मायने निकालने जाने चाहिए, क्या इसकी जो जिसको कहते हैं कि कूटनीति है, कैसे इसको समझें, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? तो ये तो तुर्की और पाकिस्तान को क्लियर साइन है कि इतने इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक देश ईस्टर्न मेडिटेरेनियन पे हमारे इतने क्लोज हैं। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को किस तरीके से ऑनर किया, उन्होंने किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम किया,
ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि भारत के दोस्त पूरे दुनिया में है। तुर्की तो बिल्कुल आइसोलेटेड है, उनके दो ही दोस्त हैं, एक है अजरबैजान और एक है पाकिस्तान, और तो कोई दोस्त है ही नहीं। और आइसोलेटेड होंगे क्योंकि अब हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री G7 जा रहे हैं। वहां पर G7 में वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के साथ बातचीत होगी। वहां पर भी हम लोग अपने पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करेंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है भारत को अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करना, क्योंकि 1 जुलाई को पाकिस्तान बन रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 1 महीने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हो कि वो 1 महीने में वो हर लिमिट क्रॉस करेंगे उनके पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करने के लिए। और झूठा नैरेटिव, जो फेक नैरेटिव कहते हैं, फेक नैरेटिव। तो ये जो G7 की मीटिंग और ये साइप्रस में गए, इसमें इंडिया के जो करेक्ट नैरेटिव है हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, G7 में प्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद में जो मर्जी करे पाकिस्तान, जुलाई महीने में वैसे भी न्यूयॉर्क सिटी में छुट्टी होती है, सब कुछ बंद होता है। जी। एक बात मैं चलते चलते चाहूंगा कि एक सवाल का जवाब संक्षेप में दे। जिस तरह से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के जरिए जो कनेक्टिविटी है, और ख़ासतौर पर साइप्रस से होकर जो ट्रेड, कंटेनरशिप और रेल मार्ग की जो बात हो रही है, कितना आप इसको देख रही हैं कि अर्थनीति के हिसाब से, कनेक्टिविटी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और साइप्रस के बड़े अच्छे रिलेशंस है मिडिल ईस्ट देशों के साथ। हर मिडिल ईस्ट देश ने नहीं सपोर्ट किया तुर्की को जब उन्होंने साइप्रस को इन्वेड करके आधा साइप्रस को एनेक्स किया। कि आप देखिए कि PRNC को कोई मिडिल ईस्ट देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, इतने साल हो गए, बहुत साल हो गए। तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है, साइप्रस के बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और एक बार ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हो रहा है इजराइल ईरान के, एक बार वो कुछ ठंडे हो जाए तो उसके बाद में हम ये कॉरिडोर को, जो हम लोगों ने हमारे G20 मीटिंग दिल्ली में वहीं पर ये कॉरिडोर अनाउंस हुआ, ये कॉरिडोर को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें यूरोप का भी बहुत एडवांटेज है, अरब देशों का भी और भारत का। जी मैम, मैं चाहता हूँ कि एक सवाल मेरे जहन में है। G7 को लेकर के भारत का प्रधानमंत्री का जो दौरा है, वो उसमें जो उनकी हिस्सेदारी है, किस तरह से देखती हैं उसको, कितना महत्वपूर्ण? बहुत संक्षेप में बताइएगा, समय लगभग समाप्त हो गया है। जी, G7 में तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री, जो वैसे भी उनके PR और उनके बोलने के स्टाइल जो है, वो कोई और हेड ऑफ स्टेट के पास नहीं है। वो हमारे पर्सपेक्टिव देंगे ऑपरेशन सिंदूर, उसके आफ्टर मैथ, क्यों हम लोगों ने ये एक्शन लिया और क्यों हम लोग रेडीनेस में रहेंगे कि दोबारा ना बदमाशी करे हमारे साथ पाकिस्तान। ये तो होगा। इसके अलावा जो वहाँ के जो हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प है वगैरह, उनके साथ बायलैटरल्स भी होंगे। और सबसे जरूरी है कि कनाडा के नया प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके उनको इनवाइट किया। जी, बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से दौरा। और ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ एक बार फिर भारत वहाँ बनेगा। और जो आपने कहा बायलैटरल्स हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में ये बेहद महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरह से G7 में भारत की आवाज़ गूंजती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए भास्वती मुखर्जी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे जनगणना के लिए अधिसूचना जारी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है,
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात होगी अब जनगणना की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आइए दिखाते हैं कि कैसे होगी ये जनगणना और आखिर क्या कुछ एलिमेंट्स होंगे इसमें, हम आपको बताते हैं। आगामी जनगणना के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही साथ जो इसकी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत एक तरह से कहा जाए वो हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है और इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही ये समझा जाता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाती है। जनगणना 2027 2 चरणों में कराई जाएगी। इसके 2 चरण होंगे, एक 2026 में है और एक 2027 में है। जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 मानी गई है। जो संदर्भ तिथि है वो है 2027 में 1 मार्च। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 2 चरणों में है। जम्मू कश्मीर के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि अक्टूबर 2026। तो जो बर्फीले इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनके लिए संदर्भ तिथि जो है वो 1 अक्टूबर 2026 है। हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026। तो ये भी समझने की जरूरत है कि जो दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं, उत्तराखंड राज्यों के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026। तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 2 भागों में है। जनगणना कार्य के लिए तैनात किए जाएंगे लगभग 34 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक। जो इसके ऑब्जर्वर्स होंगे और जो कार्यकर्ता है वो 34 लाख उनकी संख्या होगी। जनगणना कार्य के लिए लगभग 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी। जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ये 16वीं जनगणना होगी। तो जो पहला सेंसस हुआ था उसके बाद से ये 16वां सेंसस है, 16वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है। आज़ादी के बाद ये 8वीं जनगणना होगी। हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है।
कोविड की वजह से बीच में नहीं हुई थी। जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी। तो इस बार ये जो जनगणना है उसमें डिजिटल एलिमेंट जुड़ गया है। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा कि स्वयं अपनी गणना करके अपने जो फिगर्स हैं वो डिजिटल माध्यम से आगे भेजे जा सके। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इस बार जो इसमें जो डिजिटल कंटेंट है इस बार के जनगणना में वो भी जुड़ेगा। तो इसके साथ ही साथ ये भी माना जाएगा कि ये और एक्यूरेट होगी और उसमें तमाम जो कंटेंट्स हैं उसके वो और जुड़ जाएंगे। तो ये हुई बात जनगणना की। अब इसके बाद बात करेंगे रेल यात्रा की, और रेल यात्रा किस तरह से सुखद और सुगम हो इसकी हम सब कोशिश करते रहते हैं अगर हम रेल से चलना चाहते हैं। आप रेल यात्रा से अगर करना चाहते हैं तो परिवार के साथ कहीं जाना चाहते हैं और आपको तत्काल में जो तत्काल टिकट मिलता है उसमें रिजर्वेशन अगर नहीं मिल रहा है तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकटिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। अब तत्काल टिकट सिर्फ IRCTC वेबसाइट से मिलेंगे और ये व्यवस्था जल्द ही पूरे देश में यानी कि IRCTC की जो व्यवस्था है ये लागू हो जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये विशेष रिपोर्ट। तत्काल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब सफर आसान होगा। रेलवे अपने पिटारे से तत्काल टिकट यात्रियों को देने जा रही है नायाब तोहफा। अब तत्काल टिकट IRCTC वेबसाइट या ऐप पर ही बुक होंगे। बुकिंग आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिफिकेशन वाले उपभोक्ता ही कर सकेंगे। 15 जुलाई 2025 से आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य होगा। 1 जुलाई 2025 से ये संशोधन लागू होगा। रेलवे ने तत्काल की व्यवस्था शुरू की थी। उस व्यवस्था में यही कोशिश थी कि अचानक कभी किसी को अपने घर जाना पड़े तो रेलवे ने थोड़े से महंगी कीमत पर एक टिकट की व्यवस्था की थी। लेकिन अभी तक इस व्यवस्था में जो यात्री है उसका ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं लाया गया था। सामान्य टिकट में अभी भी नहीं लाया जा रहा है। लेकिन जब आपको विशेष रूप से अचानक जब काफ़ी मांग है तब अचानक अगर टिकट बुक करना हो तो सिर्फ सही और जेन्युइन यात्री ही बुक कर सके। इसके लिए रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा सुधार किया है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट जो है वो IRCTC के वेबसाइट पर या ऐप पर जब बुक किया जाएगा तो उसके लिए OTP ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही हम लोग महत्व देंगे। कंप्यूटराइज PRS काउंटर या अधिकृत एजेंट के माध्यम से तत्काल टिकट बुकिंग केवल OTP ऑथेंटिफिकेशन के बाद ही संभव होगी। OTP उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा। यह व्यवस्था भी 15 जुलाई 2025 से लागू होगी। PRS सिस्टम जो रेलवे का है, जब आप उसमें जाएंगे तो आपको ये बात महसूस होगी कि जब आप पर्ची भरते हैं जिसमें यात्री का नाम और मोबाइल नंबर है तो जब दिया जाएगा अगर खिड़की पे तो उसी पे रेलवे का सिस्टम है कि OTP भेजेगा। और उस OTP वो आधार से ऑथेंटिकेट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इस बात के लिए कि जो व्यक्ति वहाँ जाके बुक करा रहा है उसके पास वो OTP और वो सामने वाले व्यक्ति को दे तभी उसकी टिकट बुक होगी। तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में आम उपभोक्ताओं का समय बढ़ाया गया है। मसलन अधिकृत एजेंट तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। वार्तानुकूलित श्रेणियों के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि एजेंट 10:30 पर ही बुकिंग कर सकेंगे। गैर वार्तानुकूलित श्रेणियों के लिए बुकिंग 11 बजे शुरू होगी और एजेंट्स 11:30 पर ही बुकिंग कर सकेंगे। अब जो नया नियम लागू किया गया है उसके तहत 10 बजे सुबह से लेकर 10:30 बजे तक AC क्लास का जो तत्काल बुकिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स के अकाउंट से ही होगा। किसी भी एजेंट को टिकट बुकिंग की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह से नॉन AC क्लास में 11 बजे से तत्काल टिकटों की बुकिंग प्रारंभ होगी और 11 बजे से 11:30 तक किसी भी एजेंट को टिकट बुकिंग की इजाज़त नहीं होगी। रेल मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में तत्काल बुकिंग सिस्टम में बदलाव कर आम यात्रियों के सफर को आसान बनाने का फैसला लिया है। साथ ही टिकट बुकिंग सिस्टम से एजेंट्स के समय में कमी कर आम जनता को अधिक से अधिक यात्रा का लाभ दिलाने का फैसला किया है। रेलवे की तत्काल बुकिंग सिस्टम में संशोधन से आम यात्रियों को काफ़ी फायदा मिलेगा, खासकर उन यात्रियों को जिन्हें तत्काल में यात्रा करनी होती है या जिनकी यात्रा वेटिंग लिस्ट के साथ खत्म हो जाती है। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, दिल्ली। तो ये बात तत्काल टिकट की और यात्रा की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे ईरान इजराइल के बीच आर पार। आगे देखिए, ईरान इजराइल में टकराव जारी।
ये वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। और ईरान और इजराइल के बीच घमासान और तेज हो रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे को निशाना बनाने में जुटे हुए हैं। दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका खामियाजा दोनों देशों की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में दोनों ओर लोग हताहत हो रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच मचा घमासान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये मंजर बयां कर रहे हैं कि कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे को निशाना बनाने में जुटे हैं, जिसका सीधा खामियाजा दोनों देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन हमलों से रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर हमलों की एक नई लहर शुरू की। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया, लेकिन उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया। इजरायली सेना के रेडियो के मुताबिक इन हमलों में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। ईरानी मिसाइलों ने खास तौर पर तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा को निशाना बनाया। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि हाइफा में बचाव अभियान जारी है। यहाँ करीब 30 लोग घायल हुए हैं और एक पावर प्लांट में आग लगी है। तेल अवीव में घनी आबादी वाले इलाके में कई आवासीय इमारतें तबाह हो गईं, जिनमें US दूतावास के निकट स्थित होटल भी शामिल हैं। वहीं ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने एक नई तकनीक का उपयोग किया, जिससे इजराइल की रक्षा प्रणाली विफल हो गई और कई निशानों को भेदा जा सका। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार से अब तक इजराइल के हमलों में 224 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख मोहम्मद काजेमी की रविवार को मौत हो गई। काजेमी के अलावा उनके डिप्टी हसन मोहक्केक और कमांडर मोहसिन बाखेरी भी इजरायली हमलों में मारे गए। इस बीच ईरान की संसद में राष्ट्रपति विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल SA हसनैन, जो कि स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। जनरल हसनैन, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले समझना चाहेंगे किस तरह से पूरे जो मिडिल ईस्ट है, किस तरह से उस पर असर देखते हैं? क्या कोई किसी तरह का कोई अंत इसका देख रहे हैं? क्योंकि रोज रोज ये हमले और तेज हो रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत पहले मुझे दावा देने का, यहाँ पर बुलाने का। और जहां तक आपका सवाल है, ये बेशक कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में कुछ ना कुछ छुटपुट लड़ाइयाँ होती रहती थी, मगर इस दफे जो हो रहा है ये तो अब 4-5वें दिन पहुंच रहा है और इसकी वजह से और ज्यादा थोड़ी फिक्र हो रही है लोगों को मिडिल ईस्ट के बारे में, क्योंकि पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ की एक मेन कॉन्फ्लिक्ट थी वो लगता है हट गई है और मेन कॉन्फ्लिक्ट अभी ईरान और इजराइल के बीच में हो गई है। और इसके वजह से क्योंकि इनके बीच में कोई लैंड बॉर्डर है नहीं, तो ये ज्यादातर लड़ाई जो है वो मिसाइल, रॉकेट या हवाई जहाजों के एक्सचेंज से ही होती है। और
एक दूसरे के पॉपुलेटेड एरियाज के ऊपर, और दूसरी चीज कि एक दूसरे के एनर्जी वाले इलाके जो हैं, जो तेल के जो उत्पादन करने वाले इलाके हैं, उनके ऊपर ये हमले हो रहे हैं, जिससे कि पूरी विश्व की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर असर हो सकता है। और खासतौर पे भारत, चीन, जापान, इस तरह के देश हैं जो इंपोर्ट्स के ऊपर, एनर्जी इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत उनकी इकोनॉमी निर्भर होती है, उन पे ज्यादा असर होने का संभावना है। जी, जो जिसको कहना चाहिए एनर्जी सेक्टर या क्रूड ऑयल ख़ास तौर पर, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। किस तरह से ये देखा जाना ज़रूरी है कि वो जो पूरा एक ट्रैफिक है उस दौरान, जो या ये कहा जाए कि जो क्रूड ऑयल है वो सुरक्षित रहे और कम से कम उसके रेट्स वगैरह जो है वो नियंत्रित रहें। पूरी दुनिया के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, देखा जाता है आमतौर पर कि जब भी मिडिल ईस्ट में, मिस्र में जब भी कोई टेंशन होती है तो सबसे पहला असर जो है वो ऑयल प्राइसेस पे, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कि ऑयल प्राइसेस के ऊपर होता है। देख रहे हैं कि पिछले 24 से 48 घंटे के बीच में तकरीबन $10 पर बैरल का बढ़ावा हुआ है। तकरीबन $78 पर बैरल चल रहा है प्राइस इस वक्त। ये भी कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि हाँ, पहले हमने देखा है कि पहले के हिस्टोरिकली जो यहाँ पर वाक़ये हुए हैं तो $115 तक पर बैरल तक यहाँ पर जो है इसका प्राइस पहुंच चुका है। ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो कंट्रोल करते हैं एंट्री और एग्जिट पर्शियन गल्फ के अंदर, पर्शियन खाड़ी के अंदर, ये जो है इट शुड बी टेंशन फ्री। मतलब यहाँ पर इसके अंदर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ टेंशन हुई तो ना कि सिर्फ ईरान का तेल, मगर बहुत बाकी जो गल्फ की कंट्रीज हैं, बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, इन सब के जो जिस अलग अलग किस्म के यहाँ पर एनर्जी जो रिसोर्सेज होते हैं, उनका वहां से निकलना, उनको ले जाना, शिपिंग जो है उसके ऊपर बहुत बाधा पड़ सकती है। साथ में कंटेनराइज ट्रैफिक, क्योंकि ये एक हाई कंजम्पशन इलाका है और यहाँ पर ट्रेड का बहुत बड़ा यहाँ पर हाथ होता है, तो इसके ऊपर भी बाधा पड़ सकती है। जी, निश्चित तौर पर बाधा पड़ सकती है और ये चिंता का विषय है सभी के लिए। इसीलिए शायद जो भारत जैसे देश है वो चाहते हैं कि ये जो संघर्ष है वो जल्द से जल्द रुके। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए जनरल हसनैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड, पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर मई में 0.39% के स्तर पर रही। थोक महंगाई दर में गिरावट के साथ अब ये 14 महीने के निचले स्तर पर आ चुकी है।
भारत में मई महीने के लिए ये थोक महंगाई दर मार्च 2024 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। इस दौरान खाद्य महंगाई दर मासिक आधार पर 2.55% से 1.72% पर आ चुकी है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार कमी के कारण रिटेल महंगाई में नरमी आई है। महंगाई दर में कमी की वजह से ही आरबीआई ने अपनी ताजा मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य ब्याज दरों में आधी फीसदी की कटौती का ऐलान किया था। तो न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।